नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ये खबरों के पीछे की खबर है। यहां हम उन खबरों की पड़ताल करते हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते हैं। ये है वायरल टेस्ट। आज जिन खबरों की हम पड़ताल करेंगे उसमें शामिल है, क्या बंगाल में भड़के दंगों में ममता बनर्जी की भी कोई भड़काऊ भूमिका थी? क्या लव जिहाद के नाम पर एक साजिश रची गई है और अलग अलग जातियों की लड़कियों के लिए रेट फिक्स किया गया है? हम उस खबर का भी वायरल टेस्ट करेंगे जहां शाहरुख खान के पाकिस्तान प्रेम की बात की जाती है और एक दिलचस्प तस्वीर जिसमें एक बकरा घास की तरह चूजों को चरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि क्या शिव भक्त योगी आदित्यनाथ सावन के महीने में शिव भक्तों के ही विरोधी बनने वाले हैं। योगी सरकार को लेकर वायरल हो रही है खबर पर खूब बवाल मचा है। वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि योगी सरकार इस बार कानून व्यवस्था के नाम पर कांवड़ियों पर शिकंजा कस रही है। ना तो कांवड़ियों को शिवजी का चिन्ह त्रिशूल साथ रखने की आजादी होगी, न त्योहार का जश्न मनाने के लिए डीजे बजाने की। सीएम योगी ने फरमान जारी किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। हर कांवड़िए को पहचान पत्र लेकर चलना होगा। कांवड़िए बेसबॉल, हॉकी, डंडे और त्रिशूल लेकर नहीं चलेंगे। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो उसे पुलिस सबक सिखाएगी। शिव भक्त कांवड़ियों को आम लोग भगवान सा सम्मान देते हैं। उनकी यात्रा में बाधा न आए, इसके लिए पुलिस प्रशासन गाड़ियों के रास्ते भी बदल देता है। क्या ये संभव है कि योगी सरकार उन्हीं कांवड़ियों के पैरों में कानून की बेड़ियां डालने की तैयारी में है? वायरल खबर को लेकर योगी विरोधियों ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है। हरेंद्र साहनी ने फेसबुक पर चुटकी लेते हुए लिखा, जय हिंदुत्व, मेरे बीजेपी समर्थक मित्र अपनी राय दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़िया यात्रा में डीजे पर लगाया प्रतिबंध। सत्ता में न रहने पर योगी दबंगई करते थे सरकार से कि डीजे पर क्यों प्रतिबंध लगा रही है सरकार। आज क्या हुआ? फेसबुक पर ही समाजवादी पार्टी नाम के पेज पर योगी सरकार की खिंचाई करते हुए पोस्ट है, योगी राज, कांवड़ यात्रा में डीजे, बेस बैट, डंडों पर प्रतिबंध रहेगा। मतलब समाजवादियों की राह पर बाबा जी भी चलेंगे। सारे भक्त सदमे में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या इस बार सभी कांवड़ियों को पहचान पत्र लेकर चलना होगा? क्या सच में कांवड़ यात्रा में त्रिशूल पर रोक रहेगी? क्या सच में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में डीजे पर लगाया है प्रतिबंध? कांवड़ यात्रा को लेकर इस वायरल खबर का हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने टेस्ट किया। क्या सच में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा में डीजे पर लगाया है प्रतिबंध? हमने एक एक कर हर बिंदु की पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह और प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को खंगाला। इसमें कांवड़ यात्रा को लेकर कई अहम घोषणाएं की गई थी। इनके अनुसार कांवड़ यात्रा में डीजे पर प्रतिबंध अखिलेश सरकार में ही लग गया था। इस बार प्रतिबंध को बरकरार रखा गया है। हाँ, कांवड़ियों को 30 से 40 डेसिबल के साउंड सिस्टम की अनुमति दे दी गई है, पर साउंड सिस्टम बजाने के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक साउंड सिस्टम पर रोक रहेगी। अस्पताल, स्कूल, न्यायालय के सामने बाजा बजाने पर रोक रहेगी। तफ्तीश में पता चला है कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक अखिलेश सरकार में भी डीजे के चलाने पर पाबंदी थी, लिहाजा योगी सरकार ने इस आदेश को बरकरार रखा है। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार में छोटे माइक सिस्टम को चलाने की भी अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार योगी सरकार ने छोटे माइक सिस्टम को चलाने की मंजूरी दे दी है। क्या इस बार सभी कांवड़ियों को पहचान पत्र लेकर चलना होगा? पड़ताल में सामने आया है कि हुड़दंगियों पर नकेल कसने और कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे के मद्देनजर योगी सरकार ने फरमान जारी किया है कि कांवड़िए अपने साथ पहचान पत्र लेकर चलें, ताकि कांवड़ियों के भेष में अराजक तत्व माहौल खराब न कर पाएं। डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है। डीजे को
शामिल नहीं करने दिया जाएगा। जो डीजे आपूर्ति करता है उनको पहले से ही नोटिस दिया जाएगा कि वो किसी को डीजे उस दौरान नहीं देंगे। लेकिन छोटे स्टूडियो टाइप के या छोटे साउंड सिस्टम जिससे लोग अपना भजन गाते हैं या कीर्तन करना चाहें, कैसेट बजाते हैं, ये इस तरह के ये अनमन्य होंगे। इसके लिए जिलाधिकारी, संबंधित जिलाधिकारी अनुमति देंगे। किसी का भी डीजे अगर कहीं किसी के पास पाया जाएगा तो न सिर्फ वो जब्त कर लिया जाएगा बल्कि इस आदेश का उल्लंघन करने के कारण उस ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। क्या कांवड़ यात्रा में बेसबॉल बैट, डंडा और त्रिशूल पर रोक रहेगी? अमूमन कांवड़ यात्री अपनी सुरक्षा के लिए बेसबॉल बैट या डंडा लेकर चलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से त्रिशूल भी अपने पास रखते हैं, लेकिन कई दफा इस कारण कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। सो पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार सरकार ने आदेश जारी किया है कि कांवड़ियां अपने साथ ऐसी नहीं ले जा सकेंगे। वीडियो में दिख रही ये महिला क्या सच में ममता बनर्जी ही हैं? दरअसल वीडियो में दिख रही इस महिला और ममता बनर्जी को लेकर कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि ममता बनर्जी मौजूदा वक्त में इतनी तंदुरुस्त नहीं है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ममता की पहले की और आज की तस्वीर में कितना अंतर है। तो सवाल उठता है कि क्या वायरल हो रहा वीडियो नया नहीं है? क्या ये वीडियो पुराना है? क्या ममता बनर्जी का यह वीडियो हाल का है? हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो से जुड़ी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। ये वीडियो तब का है जब ममता सत्ता में नहीं थी और पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार थी। ये जो वीडियो अभी फिर से वायरल हो गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कब का वीडियो है और क्या याद आपको आ रहा है इस वीडियो के बारे में? थोड़ा अगर देख के बताएंगे तो। ये जो क्लिप है, ये क्लिप है 30 नवंबर 2006 साल की, जब एनडीए के नेतृत्व में ममता बनर्जी ने इस विधानसभा के अंदर में प्रवेश होकर के विधानसभा में काफ़ी हद तक वहाँ पर संपत्ति को नष्ट की थी अपने विधायकों को लेकर के। और इसका जो दृश्य है ये पूरा पश्चिम बंगाल के आवाम के सामने आ गई और एनडीए के नेतृत्व में रह करके इस तरीके से विनाश करने का जो कार्यक्रम उन्होंने अपनाया था, इसके प्रतिवाद में असेंबली में जो सिद्धांत हुई थी, एक है कि जितने विधायक हैं उनको इसका भुगतान देना पड़ेगा और उनको प्रिविलेज कमेटी के सामने हाजिर होकर के उनका अपना बयान और ब्यौरा देना पड़ा था, क्यों हुआ था, भुगतान का उनका वेतन से काटा गया था। क्या ये विवादित वीडियो पश्चिम बंगाल का ही है? पड़ताल के दौरान हमारे हाथ एक ऐसा वीडियो लगा जिसने इस विवादित वीडियो की सच्चाई सामने ला दी। ये वीडियो 8 मिनट 22 सेकंड का है। इसमें पूरा मामला साफ समझ में आ रहा है। तो बनर्जी ने 2006 साल का जो निर्वाचन हुई थी मई महीना में, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके एनडीए के शरीक दल और नेता के हिसाब से लड़ी थी और ये घटना उसी साल के नवंबर महीना का है। तो ये तो महज एक घटना है जो 2006 में घटा है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि ये वायरल वीडियो के सिंगूर आंदोलन के दौरान का है। तब ममता बनर्जी को बुद्धदेव भट्टाचार्य की पुलिस ने सिंगूर जाने से रोक दिया था। लाठीचार्ज में ममता बनर्जी को चोटें आई थी। इसी से नाराज ममता और उनके समर्थक पश्चिम बंगाल विधानसभा में घुस गए थे। ममता ने हाथ में संविधान की कॉपी भी ले रखी थी। लॉबी में घुसने के बाद ममता बनर्जी ने भट्टाचार्य सरकार पर जमकर हमला बोला था। শেষ করে দেবার এটাই অস্ত্র। বুদ্ধি বিভ্রাট হয়েছে। এটা অ্যাসেম্বলি বিধানসভা চলছে, আমি বিচার চাই। দিদি কোন জায়গা আপনাকে অ্যাটাক করেছে? কোন জায়গা? সিঙ্গুরের থানায় যায়নি আমরা, ডানকুনির সামনে প্রেস ছিল তো, প্রেস তো মেরেছে। पड़ताल में पता चला कि वीडियो के 3 मिनट 22 सेकंड के तोड़फोड़ वाले भाग को एक बार फिर से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया है। साथ में ये कैप्शन दे दिया गया है कि ममता बनर्जी दंगा भड़का रही हैं। ये ऐतिहासिक 150 साल पुराना बिल्डिंग और यहाँ पे ममता बनर्जी जब सिंगूर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के सरकार ने उनको सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट फैक्ट्री प्लांट की तरफ बढ़ने नहीं दिया गया था, उनको रोक दिया गया था रास्ते में। और उसके बाद ममता बनर्जी भड़क गई, गुस्से में वो इस बिल्डिंग के अंदर आ गई, प्रदर्शन करने लगी। हाथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी भी था और
तब विधानसभा का सत्र अंदर चल रहा था। उनके जो विधायक थे वो भी बाहर आ गए विधानसभा के लॉबी में, और कुछ ही क्षणों में तृणमूल के जो समर्थक थे, जो एमएलएस थे, वो भड़क गए ममता बनर्जी को देख के और भारी मात्रा में विधानसभा के लॉबी में तोड़फोड़ करने लगे। अभी वो जो वीडियो दिखाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो वीडियो अभी का है, नहीं, वो वीडियो 2006 के नवंबर का है। और उस दिन के बाद जिस वक्त तृणमूल के समर्थकों ने भारी मात्रा में विधानसभा के फर्नीचर को तोड़फोड़ की, उसके बाद विधानसभा के उस वक्त के अध्यक्ष हशीम अब्दुल हलीम ने इसी विधानसभा प्रांगण को जनता के लिए एक दिन के लिए खोल दिया, ताकि आम आदमी इस विधानसभा प्रांगण में आ पाए और देख पाए किस तरह से गणतंत्र पर एक अटैक किया गया था। हमारी तफ्तीश में दंगा भड़काने वाला ममता बनर्जी का यह वीडियो फेल हुआ। तो आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कई दफा कुछ चीजों को पढ़कर आपको लगता है कि वो पूरी तरह से विश्वसनीय है, लेकिन होता उसका उल्टा है। कोई खबर होती है पास, कोई होती है फेल। लव जिहाद हकीकत है या किसी के दिमाग की साजिशाना उपज, इसे लेकर बहस बहुत होती है। लेकिन एक ऐसा मैसेज आजकल खूब चर्चा में है जिसमें एक रेट लिस्ट तैयार की गई है कि किस हिंदू लड़की की, किस जाति की हिंदू लड़की से अगर शादी रचाई जाए तो कितने पैसे एक मुसलमान युवक कमा सकता है। क्या ये सच है? आइए इस मैसेज का वायरल टेस्ट करें। क्या लव जिहाद की रेट लिस्ट तैयार है? क्या हिंदू लड़की से शादी करने पर मुस्लिम लड़का होगा मालामाल? क्या जाति के हिसाब से तय है कीमत? ब्राह्मण लड़की से शादी की तो 5 लाख रुपए, पंजाबी लड़की से शादी की तो 7 लाख रुपए, गैर मुस्लिम लड़की से शादी पर बम्पर इनाम। सोशल मीडिया पर वायरल ये मैसेज अगर सच है तो लव जिहाद यकीनन हिंदुस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा मुसलमान लड़कों को पैसे देने की बात कही जा रही है। मैसेज में लिखा है, अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहम वाला है। मुसलमानों अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम यूथ फोरम के हम छात्र आपको यूनिवर्सल इस्लाम के लिए लव जिहाद मिशन में शामिल होने की दावत देते हैं। प्यार गुनाह नहीं है और जिहाद अल्लाह का काम है। आपसे गुजारिश है और निर्देश भी दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गैर मुस्लिम लड़कियों को इस्लाम में दाखिल करें। हिंदू, ईसाई और सिख लड़कियों का स्वागत है। आपकी कोशिशों का अच्छा इनाम दिया जाएगा। मैसेज में आगे कैश रिवॉर्ड की लिस्ट दी गई है, जिसमें लिखा है, हिंदू ब्राह्मण लड़की 5 लाख रुपए, हिंदू ओबीसी एससी एसटी लड़की 2 लाख रुपए, जैन लड़की 3 लाख रुपए, गुजराती ब्राह्मण लड़की 6 लाख रुपए, गुजराती कच्छ लड़की 3 लाख रुपए, सिख पंजाबी लड़की 7 लाख रुपए, पंजाबी हिंदू लड़की 6 लाख रुपए, रोमन कैथोलिक ईसाई लड़की 4 लाख रुपए, प्रोटेस्टेंट ईसाई लड़की 3 लाख रुपए, बौद्ध लड़की 1.5 लाख रुपए। वायरल मैसेज में आगे कुछ पते, वेबसाइट, साथ ही में कुछ नाम और फोन नंबर भी बताए जा रहे हैं। चूंकि इस वायरल पोस्ट से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क रही हैं, तो हमने इसका किया है वायरल टेस्ट। क्या वाकई मुस्लिम यूथ फोरम नाम की कोई संस्था है? हमने इंटरनेट पर जब इसको खंगाला तो हमको इस नाम से 2 फेसबुक पेज मिले। पहला मुस्लिम यूथ फोरम सिंगापुर और दूसरा मुस्लिम यूथ फोरम इंडिया, लेकिन दोनों पर ही कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं थी। पर एक नाम देखकर हमारा माथा ठनका। हमें इस मैसेज का पाकिस्तान कनेक्शन नजर आया। इसमें जमात-उद-दावा का जिक्र था। क्या ये वही जमात-उद-दावा है जिसका मुखिया हाफिज सईद है? क्या हाफिज सईद खेल रहा है भारत में लव जिहाद का खेल? क्या लव जिहाद का पाकिस्तान कनेक्शन है? जमात-उद-दावा के नाम से आगे एक फोन नंबर भी दिया गया था। हमारे क्राइम रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा ने उस नंबर पर कॉल किया। डायल किया गया नंबर सही नहीं है, कृपया नंबर की दोबारा जांच कर लें। जमात-उद-दावा के सामने लिखे नंबर पर कॉल करने पर जब हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला तो हमने अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। वायरल मैसेज में एक पता दिखाई दे रहा था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर डेक्कन हाउस, एसके गार्डन, बेंसन टाउन पोस्ट, बेंगलोर। क्या बेंगलुरु में इस नाम की कोई जगह है?
हमने जब अपने बेंगलुरु संवाददाता को जांच करने को कहा तो हमारे रिपोर्टर नोलन पिंटो ने इसका वायरल टेस्ट किया तो उनको ये जगह मिल गई और साथ ही मिल गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दफ्तर भी। दफ्तर मिल जाने पर हमको शक हुआ, क्या वाकई इसी जगह से लव जिहाद के मिशन को अंजाम दिया जा रहा था? हम अंदर पहुंचे तो हमारी मुलाकात इस वेबसाइट को चलाने वाले शख्स से हुई और हमने जानना चाहा कि इस मैसेज का सच क्या है। मुझे मालूम नहीं है क्यों वायरल हो गया है बोलकर अभी हाल ही में, मगर ये पुराना मामला है, बहुत सालों पहले आया था ये। हम लोग इसके बारे में जो है मैंगलोर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट किया है, केरला का पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट किया है, नेशनल लेवल अलग अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स और कोर्ट से इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है, होकर इट इज़ प्रूव्ड दैट इट इज़ रॉन्ग। ये जो हुआ है ये सब फॉल्स प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे कोई बुनियाद नहीं है, सच नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता। क्या ये सब पर्सनल मामला है, एक लड़का लड़की का पर्सनल मामला है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इसके एक पीछे एक फिनोमिनन है बोलकर ये जो बोलना एक बेबुनियाद है, जस्ट टू डिवाइड पीपल। बेंगलुरु पुलिस का ये कहना है कि ऐसे कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं जिसमें लव जिहाद के बारे में कहा जाता है और इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास न करें और अगर आपके फोन में ऐसे कोई मैसेजेस आए तो तुरंत पुलिस को फोन करें। वायरल टेस्ट में लव जिहाद की साजिश वाला मैसेज फेल हुआ। आप देख रहे हैं वायरल टेस्ट और हम अलग अलग खबरों की पड़ताल कर रहे हैं, उन खबरों की तहकीकात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैलती हैं। आइए अब एक तस्वीर की हम पड़ताल करते हैं, एक तस्वीर की जांच करते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप मटन या चिकन खाने के शौकीन होंगे, लेकिन अगर हम आपको बताएं कि एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसा वीडियो है जिसमें एक बकरा चूजों को चरता हुआ नजर आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। इस बकरे के चारे को देखिए, सर चकरा जाएगा। इस बकरे के खाने को जरा ध्यान से समझिए, दिमाग भन्ना जाएगा। क्योंकि ये बकरा घास नहीं चर रहा, क्योंकि ये बकरा चारा भी नहीं खा रहा। दावा है कि ये बकरा चबा रहा है चिकन, जिंदा चूजों का चिकन लॉलीपॉप। बकरों के इतिहास का संपूर्ण पुराण ये बताता है कि बकरा हरी घास या फूल पत्ती ही खाता है, फिर बकरा दुनिया के किसी भी कोने का क्यों ना हो। फिर या तो ये बकरा असली नहीं है या फिर ये जो चबा रहा है वो चूजे नहीं है। इस वीडियो का वायरल टेस्ट जरूरी था, हमने किया भी, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। इन दिनों सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है, जिसमें एक बकरे के सामने टोकरियों में भरे चूजे हैं और ये बकरा उन टोकरियों से चूजों को चबा चबा कर खा रहा है। इस वीडियो को 30,80,000 लोग अब तक देख चुके हैं और 38,593 लोग शेयर कर चुके हैं। वीडियो को सोशल मीडिया पर देखने वाले लोग हैरान हैं। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या सचमुच कोई बकरा चूजे खा सकता है। हमने इस वायरल वीडियो का टेस्ट किया। चूजे चबाने वाले बकरे का वीडियो कहां का है? हमारी पड़ताल में सामने आया कि 41 सेकंड का यह वीडियो फेसबुक पर किसी खुर्शीद ने ब्लूम कल्ट के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया था। हमने जब वीडियो की और पड़ताल की तो पता चला कि यह वीडियो चीन का है और इस बकरे को एबनॉर्मल यानी असाधारण बताया गया था। क्या बकरा सचमुच चूजे खा रहा है?
वीडियो के शुरू और अंत में साफ दिखता है कि बकरा टोकरियों से चूजे निकाल रहा है और उन्हें खा रहा है। हम आपको बता दें कि चूंकि सोशल मीडिया का ये वीडियो चीन का है, उसके असली नकली होने की पुष्टि संभव नहीं, क्योंकि उसका ओरिजिनल स्रोत पता करना मुनासिब नहीं। लेकिन जानकारों के जरिए ये तो पता लगाया जा सकता है कि क्या बकरा मांसाहारी हो सकता है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने जानवरों पर शोध करने वाले डॉक्टर से संपर्क किया, तो उन्होंने जो बताया वो अद्भुत था। बकरी की चूजे खाना एक नामुमकिन बात है आम दौर पे अगर देखा जाए तो। ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन तभी अराइज करता है जब बकरी की शरीर में सोडियम क्लोराइड की डिसबैलेंस होता है। ये खास करके इनको हम कैनिबलिज्म कहते हैं। ये कॉमन फिनोमिनन है लेयर बर्ड्स में। जो मुर्गियाँ अंडे देते हैं वो मुर्गियों में कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है तो जो बच्चा वो खुद पैदा करते हैं वो बच्चे को वो खा जाते हैं। कभी कभी इस तरह की समस्या कभी कभी हमारे सामने आता है पोल्ट्री इंडस्ट्री में। लेकिन बकरी चूजे खा जाते हैं, दिस इज़ अ वेरी अनलाइकली फिनोमेना। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन में ऐसे हो सकता है कभी कभी। यूं तो प्रकृति ने दुनिया में हर एक जीव के खाने पीने का इंतजाम उनकी प्रवृत्ति और प्रकृति के हिसाब से कर रखा है। चींटी को कन भर, हाथी को मन भर। और ये इंतजाम भी उन जीवों के हिसाब से। अगर शाकाहारी जीव है तो फल फूल खाते हैं, घास पात खाते हैं। मांसाहारी है तो शिकार करते हैं। इंसान शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी, मटन भी खाता है और चिकन भी। लेकिन अगर मटन चिकन को खाए तो ये अपने आप में हैरत कर देने वाली बात है। और कभी कभी ऐसा होता भी है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति और ज़रूरत के हिसाब से होता है, लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर। कई बार एंग्जाइटी भी होती है। कोई अगर एनिमल बहुत आइसोलेटेड है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ ह्यूमन के साथ और कई दिनों से वो भूखा है, तो उसके पास अगर कोई ऐसा छोटे कोई चिक या कोई मोबाइल कोई चीज़ जो चल फिर रही हो तो कई बार उसको मार के खाने की कोशिश भी करते हैं। यानी विशेषज्ञों की राय के अनुसार शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी होने पर जानवर अपनी मूल प्रवृत्ति को भूल जाता है और उन चीजों में अपना खाना तलाशने लगता है जिनसे उन तत्वों की कमी पूरी हो। संभवतः ये बकरा भी उसी तरह की समस्या से ग्रसित हो, क्योंकि बकरे के मूल प्रवृत्ति में मांसाहार शामिल नहीं है। इसी तरह के कुछ और वीडियो हमें सोशल मीडिया पर मिले, जैसे चूजा खा रहे घोड़े का ये वीडियो। और एक हिरण का बच्चा जो चिड़िया खा रहा है। जानकारों की राय के आधार पर वायरल टेस्ट में चूजे खाने वाला ये वीडियो पास हुआ। पिछले साल प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद चंद नोट रद्दी में तब्दील हो गए थे, लेकिन एक लड़का है जिसने उस रद्दी में से बिजली बनाने का दावा किया है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हम उस वीडियो का वायरल टेस्ट करते हैं। पानी से बिजली बनती है ये हम सब जानते हैं। आसमान से भी बिजली गिरने की खबरें आम होती हैं, लेकिन अब जो वायरल खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके दिलो दिमाग को जबरदस्त झटका देगी। दिमाग के तारों को झनझना देने वाली ये वायरल खबर आ रही है ओडिशा से, जिसमें एक 17 साल का लड़का दावा कर रहा है 500 रुपए के पुराने नोटों से बिजली बनाने का। क्या रद्द हो चुका 500 का नोट बेकार नहीं है? क्या 500 के पुराने नोटों से बन सकती है बिजली? क्या 500 के पुराने नोट से पैदा हो सकता है झन्नाटेदार करंट?
सोशल मीडिया पर ओडिशा के एक लड़के ने बंद हो चुके 500 रुपए के नोटों का इस्तेमाल करके उनसे बिजली पैदा कर दी है। दावा किया जा रहा है कि नोटबंदी के बाद जिन 500 के नोटों की कोई कीमत नहीं रह गई थी, उन्हीं नोटों से एक स्कूली छात्र ने बिजली बना दी है। ओडिशा के एक विज्ञान के छात्र का दावा है कि 500 के पुराने नोटों की मदद से वो 5 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकता है। ओडिशा के नोआबदा जिले के रहने वाले 17 साल के लक्ष्मण का कहना है कि उसने 500 के नोटों का इस्तेमाल करके एक ऐसे जुगाड़ का आविष्कार किया है जिससे 5 वोल्ट का करंट पैदा किया जा सकता है। दिमाग की बत्ती जला देने वाली इस खबर का कनेक्शन ओडिशा के नोआबदा जिले से बताया जा रहा था, इसलिए वायरल टेस्ट की टीम सीधे जा पहुंची नोआबदा जिले। थोड़ी छानबीन के बाद हमको लक्ष्मण का घर मिल गया। क्या वाकई लक्ष्मण डुंडी के दावे में कोई दम है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता कुशल ने लक्ष्मण से अपना प्रोजेक्ट हमारे सामने पेश करने को कहा। क्या सच में लक्ष्मण बिजली बनाने के लिए 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल करते हैं? लक्ष्मण ने अपने प्रोजेक्ट में एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसको वो एक तार के जरिए 500 के नोट से जोड़ते हैं, यानी 500 के नोटों के इस्तेमाल की बात तो सच थी। लक्ष्मण के मुताबिक 500 के नोटों में एक सिलिकॉन कोटिंग होती है। नोट को वो इस तरह फाड़ देते हैं कि उसकी सिलिकॉन कोटिंग सामने नजर आ जाती है। फिर वो उसको तार से कनेक्ट कर देते हैं और धूप में चार्ज करने पर उसमें करंट पैदा हो जाता है। धूप में चार्ज होने के बाद सिलिकॉन कोटिंग चार्ज हो जाती है। एक करंट नापने वाले मीटर से जोड़ने पर उसमें रीडिंग साफ देखी जा सकती है। लक्ष्मण का दावा है कि 5 वोल्ट के इस करंट से एलईडी बल्ब जल जाता है। पैसा तो वेस्ट हो गया, तो उसको मैं रिसर्च किया और इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए मैं इसको बहुत कोशिश किया और इसमें इलेक्ट्रिक 5 वोल्ट पैदा हुआ। और इस इलेक्ट्रिक को मैं रातों में मैं बल्ब जला के मैं पढ़ाई करने के लिए मेरा समस्या समाधान किया। तो मैं सोचा कि इतना छोटे से काम हो रहा है तो मैं इसको कैसे यूटिलाइज किया और इसको मैं सर्च करके इलेक्ट्रिक बिजली पैदा किया। तो ये जो 500 रुपया है, इसमें जो है जो एरिया उसमें जो सिलिकॉन कोटिंग है, इसमें कुछ मैं इक्विपमेंट यूज किया हूँ जिससे कि इसको बिजली 5 वोल्ट पैदा करने के लिए हेल्प क्या करता है। और इसको मैं लगाया और इसको बनाया जिससे कि वो सनलाइट यानी बिजली के आलोक से भी इलेक्ट्रिक पैदा होता है। मैं तो पहले सोचा था, न्यूज में देखा था इनके बारे में, बाकी जब मैं लक्ष्मण भाई के पास पहुंचा, यहाँ पे इनका देखा लाइव दिन से मालूम पड़ा मुझे 500 नोट से जो कनेक्टिविटी बना रखे हैं इसमें 4 वोल्ट की करंट आ रही है। और जितने आप ये ऑफ सीजन में बजरी मौसम में भी 4 वोल्ट का करंट आ रहा है। डे लाइट में जितनी लाइटिंग अधिक पड़ेगी, जो मैं मीटर को देख रहा हूँ इसका इलेक्ट्रिक मीटर को, उससे ऐसा लग रहा है कि और लाइटिंग 5 वोल्ट तक जा सकती है। अब मैं देखते कुछ शौक हो गया कि कैसे करके इस नोट से ये बनाया है। लक्ष्मण के इस आविष्कार को लेकर हमारे मन में कई सवाल थे। क्या 500 के नोटों में सच में कोई सिलिकॉन कोटिंग होती है? क्या धूप में चार्ज होकर इस सिलिकॉन कोटिंग से करंट पैदा किया जा सकता है? क्या इस करंट को पैदा करने में वाकई नोट की ही भूमिका है? ये सवाल सिर्फ हमारे मन में नहीं चल रहे थे। लक्ष्मण के इस आविष्कार की चर्चा दूर दूर तक थी। जब इसकी खबर दिल्ली पहुंची तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पूरी रिपोर्ट ओडिशा सरकार से मांग ली। राज्य सरकार ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग को लक्ष्मण के इस प्रोजेक्ट को डिटेल में स्टडी करने का आदेश दिया। जब तक प्रोजेक्ट के आधिकारिक डिटेल सामने आए, हमने एक्सपर्ट से जाना कि जिस थ्योरी की बात लक्ष्मण कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन है? नहीं, सिलिकॉन कोटिंग से बिजली उत्पन्न नहीं हो सकती। सिलिकॉन यद्यपि एक सेमीकंडक्टर है, लेकिन सिर्फ एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होने से बिजली पैदा हो जाती है ऐसा नहीं है। डायोड बनते हैं सिलिकॉन से, पी टाइप और एन टाइप के सिलिकॉन से डायोड बनते हैं, लेकिन वो एक डायोड होता है जिससे विद्युत धारा बह सकती है, वो जनरेट नहीं करती। इलेक्ट्रिक करंट के जनरेशन के 2 कारण हो सकते हैं। एक डीसी के केस में जिसे कि सदिश धारा कहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि सेल हो या बैटरी हो, यानी केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं। या कोई और सोर्स जैसे कि आप समझ लीजिए कि सोलर सेल हैं जिसमें कि सनलाइट को कन्वर्ट हम करते हैं, तो उससे ये संभव है। लक्ष्मण का यह आविष्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के पैमाने पर अगर खरा उतरता है तो निश्चित तौर पर क्रांतिकारी होगा। लेकिन रिपोर्ट के इंतजार तक भी
खबर तो वायरल है। शाहरुख खान कहते हैं, माय नेम इज खान बट आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आजकल लेकिन कहा जा रहा है कि शाहरुख खान पाकिस्तान प्रेमी हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए उनके मन में इतनी संवेदना है कि वो भारत में किसी की मदद करें ना करें, पाकिस्तानियों की मदद जरूर करते हैं। क्या है ये खबर, क्यों है ये वायरल और क्या है इसकी सच्चाई? आइए इसका टेस्ट। क्या शाहरुख खान का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है? क्या शाहरुख खान को हिंदुस्तान पसंद नहीं है? क्या किंग खान पाकिस्तान के समर्थक हैं? कुछ दिनों पहले देश में असहिष्णुता की बहस छेड़ने वाले बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में शाहरुख खान की देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाहरुख भारत के बजाय पाकिस्तान की मदद करना पसंद करते हैं। वायरल मैसेज में कहा जा रहा है, पाकिस्तान में टैंकर जलने पर हमारे बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने 45 करोड़ की सहायता दी है। आग की तरह फैला दो इस न्यूज को। इंडिया में किसी आपदा के लिए एक पैसा नहीं देता देशद्रोही। जो सच्चा हिंदुस्तानी है वो इसकी कोई फिल्म न देखे, न ही ऐड। सच्चा हिंदुस्तानी 11 लोगों को शेयर करे। वायरल मैसेज में पाकिस्तान में किसी टैंकर हादसे की बात की जा रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर में हाल ही में एक तेल के टैंकर में विस्फोट होने से करीब 190 लोगों की मौत हुई थी। क्या शाहरुख खान ने इसी टैंकर हादसे के पीड़ितों की मदद की है? क्या शाहरुख खान ने टैंकर हादसे के पीड़ितों को वाकई 45 करोड़ रुपए दिए हैं? सोशल मीडिया पर जंगल के आग की तरह वायरल होते इस मैसेज का वायरल टेस्ट करने के लिए मुंबई में हमारी संवाददाता पिया हिंगोरानी ने शाहरुख खान की पीआर टीम से संपर्क किया। हमने शाहरुख खान के मैनेजर से बात की। उन्होंने साफ इनकार किया कि शाहरुख खान ने पाकिस्तान में कोई भी डोनेशन की है। इनफैक्ट जल्द ही शाहरुख खान इस मुद्दे को लेके एक लीगल स्टेटमेंट इशू करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शाहरुख खान खुद इस वायरल खबर को लेकर चिंतित है। वायरल टेस्ट में शाहरुख खान की पाकिस्तान को दिए गए 45 करोड़ रुपए की मदद की बात फेल हुई। तो वायरल टेस्ट में आज हमने की है इन खबरों की पड़ताल और नतीजे आपके सामने रखे हैं। लेकिन अगर कोई वायरल खबर आपको कर रही है परेशान तो हमें ईमेल करिए viraltest@aajtak.com पर। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।